हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आईसीआर का एक मॉडल पेपर सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक उसमें हो चुके थे। आज की इस वीडियो में उसी मॉडल पेपर का हम लोग 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है The temperature coefficient of resistance of wire is 0.00125 per degree centigrade. Its resistance at room temperature 27 डिग्री सेल्सियस इज़ 1 ओम। कह रहा है इसमें एक वायर है जिसका 27 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है। तो R की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी है 1 ओम। टेम्परेचर 27 होगा, रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया। और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक यानी रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू दे रखा है 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी 2 ओम। किस टेम्परेचर पर यानी किस ताप पर इसका रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा, उस टेम्परेचर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एक फार्मूला जनरल सा होता है कि जो अल्फ़ा वैल्यू होती है, अल्फ़ा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर हों, उन पर अलग अलग रेजिस्टेंस हो, तो अल्फ़ा की वैल्यू R2 माइनस R1 अपान R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 0.00125, R2 की वैल्यू हो गई 2 ओम, R1 1 ओम, R1 1, टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया 27 माइनस T माइनस 27। ठीक है, इसी की वैल्यू हम लोग को सॉल्व करनी है, टी की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 0.00125 इज इक्वल टू 1, नीचे आपका आ गया t माइनस 27, तो t माइनस 27 इज इक्वल टू 1 अपान 0.00125। डेसिमल हटा के इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर 5 जीरो बढ़ जाएंगे, 125 सॉल्व कर लीजिए। 25 से पहले हमने डिवाइड कर दिया, फिर 5 से तो ये 800 आ गया। ये 27 जाके इधर ऐड होगा, टेम्परेचर की वैल्यू हो गई 827 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है अ बुलेट ऑफ मास एम ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v गेट्स एम्बेडेड इनटू ए सैंड बैग ऑफ मास कैपिटल M। इसमें कह रहा है M मास की एक बुलेट है जिसको फायर किया गया, V वेलोसिटी से ये गई, और एक हमारा बालू से भरा हुआ बैग है M मास का, उसमें जाकर ये धंस जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इन दिस प्रोसेस विल बी, तो इस प्रोसेस में जो गतिज ऊर्जा होगी उस गतिज ऊर्जा का कितना लॉस होगा वो हम लोग को पता करना है। देखिए एक बुलेट है, इस बुलेट का मास स्मॉल m दे रखा है, इधर एक सैंड बैग है कैपिटल M मास का, ये v वेलोसिटी से जाकर इसके अंदर धंसती है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले एनर्जी लॉस आप तब निकाल पाओगे जब पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी का कंजर्वेशन ना लगाया जाएगा। उसके लिए हमको इसकी वेलोसिटी चाहिए कि धंसने के बाद किस वेलोसिटी से मूव किया। तो सबसे पहले आप संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब लगा देंगे संवेग संरक्षण का नियम, तो मास इसका लेंगे m, वेलोसिटी v। शुरुआत में देखिए इसका मास कितना है, संवेग संरक्षण मतलब पहले का मोमेंटम निकालिए, बाद का मोमेंटम निकालिए। पहले मान लीजिए कोई मूव नहीं कर रहा था, तो मोमेंटम कितना हो गया 0। बाद का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी v प्लस मास इंटू वेलोसिटी v डैश। यही तो हमको पता करना था कि इसका वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, डायरेक्शन का फर्क अगर समझा जाए, कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें। v वेग से m द्रव्यमान की गोली द्रव्यमान के बालू से, अच्छा ये रेस्ट में था, ये मूव करके आ रहा, तो इसका मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी प्लस इसका मोमेंटम होगा 0। ठीक है, आफ्टर जब इसमें गोली धंस गई उसके बाद दोनों मिलके एक सिस्टम बन गया, और उस सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, तो मास दोनों के ऐड हो गए और वेलोसिटी कितनी ये हमें नहीं पता। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। वेलोसिटी v डैश हो गया mv अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल।
ये हमको इसकी वेलोसिटी मालूम हो गई। अब हमको अपने लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हमको लॉस ऑफ एनर्जी पता करनी है। तो लॉस ऑफ एनर्जी की एनर्जी कंजर्वेशन से निकालिए, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले की एनर्जी निकाल ली जाए, बाद की एनर्जी, दोनों को डिफरेंस कर दिया जाए। तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी पहले ज़्यादा थी तो पहले की एनर्जी हो जाएगी हाफ, पहले का मास कितना 22, पहले इसकी वेलोसिटी थी नहीं, इसमें वेलोसिटी थी, तो एनर्जी हुई हाफ mv², माइनस फाइनल जब एनर्जी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी तो मास दोनों ऐड हो गए हैं और दोनों की मिल के वेलोसिटी ये आई है v'। इसी को सॉल्व कर लें, यही हमारा आंसर होगा। तो हाफ कॉमन में आ गया, mv² माइनस स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v' का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो m² v², नीचे स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो एक स्क्वायर देखिए यहाँ से इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अब आपका बचा हाफ mv², यहाँ पर m² v² है तो आप mv² को कॉमन ले सकते हैं। अंदर आपके पास यहाँ बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पर एक m बचा हुआ है और नीचे स्मॉल m प्लस कैपिटल M बच गया। तो ये ऑप्शन आपको मिला हाफ mv² स्मॉल m प्लस m माइनस स्मॉल m, यानी स्मॉल m कैंसिल, तो क्या बच रहा है ऊपर कैपिटल M बच रहा है और नीचे स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इसको आप इस तरह देख सकते हैं, हाफ स्मॉल m कैपिटल M v² अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें, थर्ड नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, सॉरी फोर्थ नंबर डी ऑप्शन इसका सही है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो टोटल सिस्टम बन के तैयार हुआ उसकी वेलोसिटी पता की कंजर्वेशन मोमेंटम से, फिर इसकी एनर्जी कितनी हुई फाइनल और पहले एनर्जी कितनी थी उसका डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, सेटेलाइट A एंड B आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ रेडियाई RA एंड RB। दो उपग्रह हैं, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ। इनके पीरियड्स यानी टाइम पीरियड जो आवर्तकाल है उसका रेशियो पूछ रहा है। देखिए कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो उसके परिक्रमण काल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2πr(e⁻³ अपॉन √GME। अर्थ के चारों तरफ कोई उपग्रह घूम रहा है, ठीक है, अगर उसकी रेडियस दे रखा है, रेडियस को हम r यहाँ पे लिख दे रहे हैं, r रेडियस में घूम रहा है, तो देखो आवर्तकाल के रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, r⁻³ यानी दोनों उपग्रह TA और TB दोनों का रेशियो वही होगा जो उनकी रेडियस का रेशियो है, यानी RA अपॉन RB⁻³ यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 में तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन सा गेट बेसिक गेट नहीं है। लॉजिक गेट जो हम लोग पढ़ते हैं, 3 तरह के बेसिक गेट होते हैं, और, नॉट और एंड, ये 3 बेसिक गेट कहलाते हैं लॉजिक गेट। इसके अलावा जो एक्सॉर गेट दिया हुआ है वो कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है तो वो बेसिक गेट नहीं है। तो 28 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 क्वेश्चन है, Ne22 नाभिक ऊर्जा अवशिष्ट करने के पश्चात 2 अल्फा कण और एक अज्ञात नाभिक में क्षय हो जाता है। तो एक न्यूक्लियस है Ne22, ये न्यूक्लियस क्या करता है, 2 अल्फा पार्टिकल को एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद 2 अल्फा पार्टिकल में ये टूट जाता है। तो इसने एनर्जी एब्जॉर्व की और 2 अल्फा पार्टिकल में टूट गया, प्लस एक नया एटम बन जाएगा, नया एलिमेंट बनेगा। तो ये जो नया एलिमेंट बनेगा ये क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो देखिए Ne22 अल्फा का सिंबल होता है 2He4 प्लस यहाँ पे एक एलिमेंट बन रहा है X, जिसके बारे में हमको पता नहीं है। आप कंपेयर कर लीजिए, ये नियॉन है 10, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 4, यहाँ पे कितना 10, यहाँ जो भी एलिमेंट बनेगा एटॉमिक नंबर 6 होना चाहिए। 22 4 4 8, 22 में से 8 माइनस करिए कितना बना 14, यहाँ पे जो भी एलिमेंट बने उसका मास 14 होना चाहिए। तो 6C14 यानी यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन का एलिमेंट बनेगा, रेडियोएक्टिव एलिमेंट 6C14 कार्बन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट द फ्रैक्शन दैट डिसइंटीग्रेट। एक औसत आयु के दौरान कोई रेडियो एक्टिव तत्व है उसका विघटित भाग कितना होगा, ये हमको पूछ रहा है। तो देखिए जो औसत आयु होती है, हम जानते हैं औसत आयु विघटन स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। तो जो औसत आयु हमारी है मीन लाइफ, तो मीन लाइफ जो होती है औसत आयु,
उसको पढ़ते हैं 1/λ के बराबर। विक्टन स्थिरांक का प्रतिलोम होता है। और फॉर्मूला जो पढ़ते हो रदरफोर्ड स्टोडी का नियम n = n0 e⁻⁻λt। यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू मीन लाइफ लेके चल रहे हैं तो यहाँ 1/λ कैंसिल, n0 e⁻⁻1 n0/e। तो n की वैल्यू क्या मिल गई, n0/e। तो देखिए यहाँ से ये n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, n0/n = e, या इस तरह निकालें n/n = 1/e। तो ये हमारा कौन सा भाग आ गया, n/n0 जो है ये अनडिकेड पार्ट आता है। ये हमारा जो आया है ये अनडिकेड पार्ट, अनडिकेड मतलब अविघटित भाग। तो अविघटित भाग की मात्रा आ गई 1/v। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसका कितना भाग क्षय हो जाता है, यानी कितना भाग विघटित हो जाता है, वो निकालना है। तो विघटित भाग कितना हो जाएगा, विघटित भाग यानी डिसइंटीग्रेट पार्ट कितना हो गया। तो डिसइंटीग्रेट पार्ट हमारा अगर निकालेंगे तो 1 में से इतना भाग हमारा बचा हुआ है, तो 1 - 1/e यही हमारा आंसर होगा। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे e - 1/e। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इसमें लिखा हुआ नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा पदार्थ नियंत्रक के रूप में यानी कंट्रोलर के रूप में कौन सा चीज़ यूज होता है। तो आपको मालूम है कंट्रोलर के लिए हम लोग कैडमियम की छड़ें इस्तेमाल करते हैं जो इस रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि जो भी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उसमें उन न्यूट्रॉनों को ये एब्जॉर्ब करती है। कुछ न्यूट्रॉन करके बने देती है, बाकी सबको एब्जॉर्ब करती है, तो इससे हम लोग नियंत्रित करते हैं। और जो मॉडरेटर होता है इलेक्ट्रॉनों को स्लो करने के लिए वो अलग चीज़ है। तो 33 नंबर विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, डी ऑप्शन सही है। 34 एक आदर्श ट्रांसफार्मर, देखिए 34 में ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100 एंड 200। इफ़ द पीक वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन इंड्स ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी पे जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो 28 है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑब्टेन्ड ऑन सेकेंडरी कॉइल। तो देखिए वोल्टेज रेशियो आपने पढ़ा है ES/EP = NS/NP। नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। ES हो गया EMF सेकेंडरी कॉइल, EMF ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल का EMF हमको नहीं मालूम, प्राइमरी कॉइल पे जो हमने अप्लाई किया था वो 28 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में 200, प्राइमरी कॉइल में 100, यानी पता चला कि जो ES की वैल्यू आएगी वो आएगी 56। लेकिन हमने जो अप्लाई किया था ट्रांसफार्मर में कौन सा वोल्टेज था, AC करंट का वोल्टेज यानी AC वोल्टेज था। तो AC वोल्टेज की कौन सी वैल्यू थी, नॉर्मल वैल्यू लेते हैं। तो ये जो वोल्टेज आपको मिलेगा ये नॉर्मल वैल्यू मिलेगी, पीक वैल्यू मिलेगी, अधिकतम मान। अब हमसे पूछा RMS वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं VRMS = होता है V0/√2। ठीक, तो 56/√2। इसी को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको √2 कैंसिल करते हैं तो 28√2 मिलेगा। 28√2 में 28 × 1.414 इसकी वैल्यू लगा के सॉल्व कर लें, आपको आंसर मैच कर जाएगा। ये करीब 20 है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही आएगा। 40 के आसपास आपको मिलेगा, 40 वोल्ट। तो 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक्स किरण नलिका से जो एक्स किरणें निकलती हैं उनकी जो तीव्रता है वो बढ़ाई जा सकती है कैसे। देखिए जो एक्स किरण निकलने का जो एक्सरेज ट्यूब होती है इसमें एक्चुअल में यहाँ पे एक कैथोड इस्तेमाल करते हैं और इस कैथोड से बहुत तेज़ वेग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जाके एक टारगेट से टकराते हैं। टारगेट इन इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्व करता है और उसके बदले में अपने अंदर से रेज निकालता है जिसको हम लोग एक्स रेज बोल देते हैं। तो एक्स रेज की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी की रेज निकलेंगी। और इलेक्ट्रॉन कितनी ज़्यादा एनर्जी की निकलेगा तो इसकी एनर्जी डिपेंड कर रही है कि जो कैथोड है उसका एलिमेंट का टेम्परेचर कितना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हीट से गर्म से निकलेगा। और कैथोड का जो टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है कि कैथोड के अंदर जो एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है उस एलिमेंट में आपने कितनी करंट भेजी है, तो एलिमेंट के अंदर जो करंट इस्तेमाल होगी उस पर पता चलेगा। तो इस पर सी ऑप्शन सही है कि फिलामेंट में जो करंट फ्लो हो रही है उस पर है।
क्योंकि जो करंट इसको हम देंगे कैथोड के फिलामेंट को, फिलामेंट बहुत तेज़ी से गर्म होगा हीट पाकर, उसकी गर्मी से हमारा कैथोड गर्म होगा, गर्म होकर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी के साथ टारगेट से टकराएंगे और इसमें से उच्च ऊर्जा की एक्स रेज निकलेंगी। तो सी ऑप्शन इसका सही था। 36 में रखा है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिफरिंग इन मास थ्रू पोसिंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो और मास डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको पता है ऐसे एलिमेंट क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, समस्थानिक। 37 है अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड L इज प्लेस इन साइड अ लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ साइड कैपिटल L। देखिए एक स्क्वायर लूप है, इसकी लेंथ स्मॉल l है और इसको एक बड़े से लूप के अंदर रखा गया है और उसकी साइज कैपिटल L है। दोनों का सेंटर कॉन्साइड है, एक ही जगह पर है, दोनों रूप समतली हैं, उनके केंद्र संपाती है, निकाय का अन्योन्य प्रेरण समानुपाती होगा, यानी इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका बड़ा वाला जो क्यूब बन रहा है जिसमें कैपिटल L साइड लिखा हुआ है, इसकी साइड बड़ी है, तो कैपिटल L वाला जो लूप है उसकी वजह से सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है पहले ये निकालिए इस जगह पर। तो आपको पता है कोई भी एक स्ट्रेट वायर हो डेफिनेट लेंथ का, ये L लेंथ का वायर है मान लीजिए, दिया हुआ था L साइड है, इसकी वजह से यहाँ पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे? तो सेंटर तक इस वायर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरा L है तो ये हो जाएगा L/2। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 45, ये हो जाएगा 45। किसी स्ट्रेट वायर लिमिटेड लेंथ का हो तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे μ0/4πI/r sin φ1 प्लस sin φ2। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगी μ0/4π, करंट की वैल्यू I या R की वैल्यू L/2, तो L 2 ऊपर चला गया, sin 45 प्लस sin 45, दोनों एंगल 45 के हो गए, तो μ0/4π 2I/L, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2I/L sin 45 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो गया 2/√2। इसको चाहे तो यहीं पर हम ऐसे ही छोड़ दें या चाहे तो इसको कैंसिल कर लें, 2 ये 4 कैंसिल, तो μ0/π I/L√2, ये इस एक वायर की वजह से आया। अब ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये टोटल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा इसका 4 टाइम, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B, तो हो जाएगा μ0/π 4I/L√2। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया ये मालूम हो गया। अब देखिए छोटा वाला जो लूप है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा वो निकाल लिया जाए। छोटे वाले से गुजरने वाला फ्लक्स φ = BA, मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने निकाला है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 4I/2√2 और एरिया इस लूप की कितनी हो जाएगी? स्मॉल l स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया L², तो इतना यहाँ पर फ्लक्स आ गया। अब फ्लक्स के लिए अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, M इज इक्वल टू जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है करंट पर, तो φ = MI, तो M = बनता है φ/I। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लें, फाई की वैल्यू हमें वहाँ पे मालूम है, उसमें I से डिवाइड करना है, यानी φ/I पता करना, तो ये फाई है, I को नीचे कर लीजिए, वही M की वैल्यू हो जाएगी। तो M की वैल्यू यहाँ से बची हमारी μ0/π 4I कैंसिल हो गया, L²/2√2। इसमें देखिए L कहीं छूट गया, यहाँ तक L था, यहाँ पे L नहीं लिखा है, सॉरी ये 2√2 नहीं है, L√2 है, L√2। ये हमारी वैल्यू आ गई म्यूचुअल इंडक्टेंस की। अब देखिए μ0/π 4L, ये सब चीज़ √2 ये सब कांस्टेंट है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? L²/L। यही हमसे पूछा था म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, तो लिखेंगे स्मॉल L² कैपिटल L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ रखा गया है, तो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? देखिए ये नॉर्थ है अर्थ का, ये साउथ है, और मैग्नेट को भी हमने इस तरह से रखा है कि इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है।
तो यहाँ से जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी, ठीक है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। इसी तरह यहाँ पर भी मैग्नेट का भी मैग्नेटिक लाइन इंटर कर रही है, अर्थ की भी इंटर कर रही है। यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो दोनों इस लाइन में तो कहीं भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि अपोज नहीं हो रहा है। तो जाहिर है इसके परपेंडिकुलर इधर या इधर नल पॉइंट मिलेंगे, तो ईस्ट और वेस्ट में आपको नल पॉइंट मिलेगा। तो कह रहा नल पॉइंट कहाँ मिलेंगे, तो लिख देंगे ईस्ट एंड वेस्ट। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर में लिखा हुआ है कि एक आर्गन पाइप है जो दोनों एंड पर खुला हुआ है, यानी ओपन आर्गन पाइप हो गया। इसकी फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। ओपन पाइप के लिए हम लोग जानते हैं इसकी अगर लेंथ L हो तो इसका फ्रिक्वेंसी होती है V/2L, और इसकी वैल्यू हमको दे रखा है फ्रिक्वेंसी की 500। V/2L की वैल्यू आपको दे दिया 500। अब कह रहा है इसका एक इंड बंद कर दिया जाए, तो जैसे ही आप इसका एक इंड बंद कर दोगे ये क्लोज आर्गन पाइप हो जाएगा, और क्लोज आर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसी का फार्मूला V/4L चलता है। V/2L की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मालूम है 500, तो V/4L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V/2 × 2L कर लो इसको, और इसकी वैल्यू आपको मालूम है 500, तो 500/2 यानी अब इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 250 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल थीटा ऑन ए ग्लास प्लेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास प्लेट पर प्रकाश की किरण ध्रुवीय कोण पर आपतित होती है। तो आपको पता है कि जब किसी प्लेट पर लाइट रे जो आती है इस तरह से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका होता है आई। अगर ये ध्रुवण कोण पर आती है इसको हम लोग IP लिखते हैं। यहाँ से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्रैक्शन हो जाएगी, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है। ये हमको पता है कि ध्रुवण कोण पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे यानी परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंब होती हैं। इसको हम लोग प्रूव करते थे ध्रुवण के ब्रूस्टर नियम में। तो ये चीज़ 90 होगा। अब बचाइए, देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगर ये IP है तो ये भी IP हुआ। ठीक, आपसे इस एंगल के बारे में पूछा कि ये एंगल कितना होगा, R की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ये पूरा मिला के 180 होता तो आगे अकेले ही 90 हो गया। अब ये दोनों मिलकर 90 होते हैं, ये हमको ऑलरेडी पहले से पता है कि IP + R मिलकर 90 होता है, तो R की वैल्यू होगी 90 - IP। अब IP के बारे में क्वेश्चन में कह दिया है कि जो IP है वो थीटा है, यानी पोलराइजिंग एंगल थीटा दे रखा है, तो इसकी जगह आप थीटा लिख दीजिए, तो R की वैल्यू हो गई 90 - थीटा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि इफ़ R, C, L एंड V रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड वोल्टेज, तो आपको डायमेंशन निकालनी है R, C, V/L। देखिए हमने L/R की डायमेंशन आपको बताई है, L/R की डायमेंशन T, RC की डायमेंशन भी T, V। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, L/R को R/L है तो 1/T कर लो, C बच जाएगा। अब यहाँ पे कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा हमको वैल्यू ना निकालनी पड़े, तो हमने क्या किया, V की जगह पे पहले IR लगा लो। इससे क्या होगा, RC/IR, RC, और V की जगह पे IR या RI जो भी लिख ले /L। अब देखिए ये R और C मिलकर डायमेंशन बन जाएगी T, और L/R की डायमेंशन होती है T, R/L की हो जाएगी 1/T, RC की हो गई T इंटू करंट की हो गई एम्पियर। तो T से T कैंसिल, केवल डायमेंशन बची A, यानी किसकी डायमेंशन है, करंट की, यानी ये फर्क किसके इक्वल हो जाएगा, करंट के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नंबर D। 42 है रेडियो एक्टिव रिएक्शन 90 TH to 32 रिएक्शन दिया हुआ है, और बोल रहा है कि जो रिएक्शन है ये किस सीरीज में आता है। तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग थोरियम से हो रही, थोरियम सीरीज में आएगा। 43 है विच गेट इज़ ए यूनिवर्सल गेट। देखिए एंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि एंड गेट की कई खासियत है। ये एंड गेट होता है इस तरह से, इसमें 2 इनपुट सिग्नल होते हैं, एक आउटपुट सिग्नल होता है, इसको बोलते हैं एंड गेट। एंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि एंड गेट की मदद से हम नॉट गेट भी बना सकते हैं और भी बना सकते हैं, इससे सारे गेट बन जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट इसमें पढ़ते हैं कि अगर एंड गेट के दोनों इनपुट सिग्नल को कॉमन कर दिया जाए तो नॉट बन जाता है। फिर एक से ज़्यादा एंड गेट का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ भी गेट बना सकते हैं। 44 नंबर है बाइनरी संख्या पद्धति, यानी बाइनरी सिस्टम में जो रेडिक्स होता है, जो बेस होता है, कितना होता है, बेस 2 होता है।
45 है भूमंडल संचार के लिए न्यूनतम संचार उपग्रहों की आवश्यकता है, यानी ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए कम से कम कितने सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है? 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। ग्लोबल कम्युनिकेशन मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए। अर्थ पे एक सैटेलाइट यहाँ लगा देंगे, इसकी कुछ रेंज होगी, यहाँ तक पहुँचाएगी, फिर यहाँ तक पहुँचाएगा, तो मिनिमम कम से कम 3 सैटेलाइट आपको ज़रूरत पड़ेगी। थ्योरिकल क्वेश्चन है ये सब। 46 में द ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्काई वेव, स्काई वेव के जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होता है? मेगाहर्ट्ज़ में होता है। 46 का ए पार्ट। 47 इसमें कह रहा है इन ए कॉपर वोल्टामीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पासेज फॉर 1 आवर। 1 एम्पियर करंट 1 घंटे तक उसमें जाती है वोल्टामीटर में, और इसका ECE दे रखा है। ECE मतलब हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसको जेड बोलते हो। तो जेड की वैल्यू आपको दे रखा 0.0003329। इसमें 1 एम्पियर की करंट यानी 1 एम्पियर टाइम देखा 1 घंटे तक। 1 घंटे तक मतलब 3600 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो कितना कॉपर वहाँ पर जमा हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर? तो फॉर्मूला आपको पता ही है, W=ZIT। सीधे आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर मिल जाएगा 3329 × 13620। 2 डिसिमल इधर कम कर दिए, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो 0.03329 × 36 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 1.2 ग्राम। बी पार्ट। 48 में लिखा है कि क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज दैट टेम्परेचर बिलो विच इज, जो क्यूरी टेम्परेचर होता है उसके नीचे जो मटेरियल हमारा होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा कि टेम्परेचर गर्म कर देते हैं तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। 49 है द वेवलेंथ ऑफ के अल्फ़ा। ठीक है, के अल्फ़ा का मतलब हो गया कि जो के अल्फ़ा इन एक्सरे, जो एक्सरे निकलती हैं, अल्फ़ा का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसमें निकल रही इसकी वेवलेंथ दे रखा 0.76 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एनोड मटेरियल, जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो आप जानते हो 1/λ जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो 1/λ का फॉर्मूला Z² 1/n1² - 1/n2²। यहाँ पे जो रेज निकल रही है इसको के अल्फ़ा बोल रहा है, तो अल्फ़ा का मतलब हो गया लौटना फर्स्ट में और सेकेंड ऑर्बिट से आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू आपको दे दिया 0.76 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज कर लीजिए -10 मीटर। जेड की वैल्यू हमें पता करनी है। आर की वैल्यू आपको मालूम है, रेडिबर्ग कांस्टेंट होता है 1.097 × 10⁻7। 1/1 का स्क्वायर 1 और 1/2 का स्क्वायर 4। 2 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा तो ये अल्फा हुआ, थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो बीटा होगा, फोर्थ में फर्स्ट में आएगा तो गामा होगा। इसको सॉल्व करते हैं। Z² की वैल्यू पहले इसको एक लाइन लिख लीजिए, ये आपका मिल जाएगा 3/4। तो 1/0.76 10⁻⁻10 Z² इंटू 1.097 10⁻7 इंटू 3/4। Z² की वैल्यू कितनी आ गई? ये नंबर नीचे आ गया 1/0.76 इंटू 1.097 इंटू 3, 4 ऊपर चला गया और ये पावर 7 और -10 मिलके हो गया -3। -3 पावर ऊपर कर दीजिए +3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 1600 नंबर मिलेगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 40। तो पता चला जो यहाँ पे एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है उसका एटॉमिक नंबर 40 होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल Pb214 हैविंग एन एक्टिव ऑफ 1 माइक्रो क्यूरी एंड हाफ लाइफ ऑफ 26.8 मिनट। देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट दे रखा है उसका आपको हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है 26.8 मिनट। इससे आप इसका विक्टन स्थिरांक यानी डीके कांस्टेंट निकाल लीजिए। डीके कांस्टेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि log 2 बेस ई अपॉन हाफ लाइफ। log 20 की इसकी वैल्यू 6.693 और 4 डिजिट तक लेना है। 6932 अपना ले लेते हैं या 1 और नीचे हो गया टी हाफ की वैल्यू आपको दे रखा है तो 0.693 और टी हाफ की वैल्यू आपको दिया है इसमें 26.8 मिनट। तो 26.8 मिनट दिया है जिसको 60। ठीक है, इस नंबर को आप सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने सॉल्व करके लिख लिया था, वो हम बता दे रहे हैं 4.31 × 10⁻⁻4। ये आपको विक्टन स्थिरांक की वैल्यू मिलेगी। और पूछा इससे क्या है कि इसकी जो सक्रियता है एक्टिविटी
वो आपसे पूछ रहा है, और 1 माइक्रो क्यूरी जिसकी सक्रियता है वो 1 माइक्रो क्यूरी, देखो 1 माइक्रो क्यूरी, 1 माइक्रो क्यूरी कूलम हो जाएगा, वर्ड में लिख दीजिए 1 माइक्रो क्यूरी का मतलब हो गया 10 के पावर -6 क्यूरी। और 1 क्यूरी किसको बोलते हैं? 1 क्यूरी होता है 3.7 इंटू 10 के पावर 10 विक्टन पर सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा 3.7 इंटू 10 के पावर 10, और ये -6 था तो -6 से मल्टीप्लाई कर लिए विक्टन पर सेकेंड। इसको सॉल्व किया गया, ये आ गया 3.7 इंटू 10 के पावर 4। ये आपको इसका एक्टिविटी मिल गई, सक्रियता जिसको बोलते हैं। तो एक्टिविटी हो गई। अब पूछा क्या था? रेडियोएक्टिव सैंपल के द्रव्यमान की ग्राम में गणना करिए, हमें द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए जो एक्टिविटी होती है उसका फॉर्मूला होता है A = लैम्डा इंटू एन। A = लैम्डा इंटू एन। लैम्डा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, एक्टिविटी आपको मालूम हो चुकी है, और जो n है नंबर ऑफ एटम, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। n को फॉर्मूला पहले कर लिया जाए, n होगा टोटल वेट इन ग्राम अपॉन मास। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ए की वैल्यू निकाल चुके हैं 3.7 इंटू 10 के पावर 4। लैम्डा की वैल्यू हमने निकाले थे 4.31 इंटू 10 के पावर -4। वेट आपको चाहिए ग्राम में, और मास इसका दे रखा था PB 214, PB 214। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये मल्टीप्लाई में गया, ये नंबर डिवाइड में आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा मास इन ग्राम। और इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन इसका आ जाएगा 3.05 इंटू 10 के पावर -14 ग्राम। ठीक है, तो लास्ट के क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसको हमने छोड़े हैं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, तरीके आप देख लीजिए केवल। तो इस तरह से ये आपका एक ICR का पेपर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद कुछ और भी ICR के मॉडल पेपर आपको करा दिए जाएंगे, BSU वालों के लिए भी कुछ मॉडल पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, बाकी जो भी आप लोगों को राय देनी हो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।